नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको मालूम है एसएससी सीजीएल 2024 की विज्ञप्ति आ चुकी है और उसमें वैकेंसीज है 17,727। ये पॉइंट पता है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे इससे पहले 2023 का आपका सीजीएल नोटिफिकेशन और 2024 का नोटिफिकेशन तुलना करेंगे। फाइनली वैकेंसीज भी कितनी बढ़ सकती हैं। 2023 में ऐसा हुआ था कि नोटिफिकेशन में और वैकेंसीज थी और फाइनली जो आपका रिजल्ट आया वो कुछ और वैकेंसीज इंक्रीज होकर आया, तो वो पॉइंट भी देखेंगे और पूरी तुलना करने वाले हैं 2023 वर्सेज 24 में क्या बदलाव आया है। एग्जाम पैटर्न हो गया, भर्ती प्रक्रिया हो गई, किन पॉइंट में बदलाव जो आपको जानना जरूरी है। तो एंड तक आप बने रहेंगे। एक तरीके से आप सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हो और इन बिंदुओं का ध्यान नहीं है जो आपकी मेजर एग्जाम से पहले फॉर्म भरते वक्त समय वो काम आने वाले हैं, तो वो विशेष बिंदु पर अपन बल देने वाले हैं। तो एंड तक आप बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपको नए पॉइंट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पूरा एग्जाम पैटर्न और भर्ती प्रक्रिया के बारे में इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2024 का नोटिफिकेशन है, ये 2023 का है। कितना कुछ बदलाव हैं, जैसे कि 2024 में अब की बार आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 24 जून से हो चुके हैं और 24 जुलाई लास्ट डेट है। पिछली बार अप्रैल मई में हुए थे 23 में। और आपको बता दूं अब की बार टीयर 1 का आपका एग्ज़ाम जैसे यहाँ पर जुलाई में ख़त्म हो रहे हैं, तो अगस्त एक महीना लगभग मिल रहा है और कुछ दिन ऊपर मिल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आपके टेंटेटिव शेड्यूल किया गया है टीयर 1 का एग्ज़ाम। पिछली बार मई पूरा मंथ मिला यानी लास्ट डेट के बाद, उसके बाद जून मिला और जुलाई में था, तो 2 मंथ है। अब की बार भी कुछ डेट से 2 मंथ के आसपास, अब पता नहीं कि सितंबर में कब से स्टार्ट होगा। सितंबर एंडिंग में हो तो आपको वही 2 मंथ मिल जाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल्स पिछली बार टीयर 2 का जारी नहीं था, आपकी बार दिसंबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद यानी 1 डेढ़ महीने में आपका टीयर 2 का यहाँ पर शेड्यूल इन्होंने बता दिया है 2024 में होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट में। पिछली बार लेवल 8 की यानी AAO वाली भी पोस्टें थी, अब की बार AAO की पोस्ट नहीं है। लेवल 7 से यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक बदलाव किया गया है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें सिलेक्शन भी आपको निश्चित करना होगा। इस हेतु यदि आप अभी कुछ महीने हुए हैं इसकी तैयारी स्टार्ट की है, बाकी पहले जिन्होंने की है उनको तो पता है, अहमियत पता है, जो एक से ज़्यादा बार अटेम्प्ट कर चुके हैं सीजीएल का एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट की कितनी भूमिका रहती है। तो आप यहाँ पर न्यू कैंडिडेट हैं तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाकर आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हो। 50% आपकी तैयारी का रोल रहता है वो मॉक टेस्ट का रहता है। अभी इस समय आपको पता है 1.5 मंथ के आसपास है, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। कहाँ से लगाएंगे, तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आप पास प्रो ज्वाइन करेंगे, टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सीजीएल के आपको यहाँ पर 254 प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। प्रो का मतलब हुआ कि प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूड है इसमें, सीएचएसएल के मिल जाएंगे। नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे सभी एग्जाम्स का, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टाइप वाइज, सभी एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए मॉक टेस्ट के बाद उनका एनालिसिस करना, आपको कहाँ पर कमजोरी है आपकी, किस सेक्शन में ज़्यादा आप समय ले रहे हो, कौन से सवाल में बार बार उस टॉपिक के सवाल से आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो समय रहते सुधार करते हुए इस टाइप से आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और पास प्रो में केवल एसएससी के नहीं, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, जितने भी इंडिया लेवल में एग्जाम्स होते हैं 800+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी इस डील का फायदा उठाइए टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। डेमो वीडियो आप चेक कर सकते हो कैसे लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर आप पोस्ट की बात कर रहे थे तो ये सभी आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी और इससे आप यहाँ पर एज लिमिट पता कर सकते हो। क्या आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो? नहीं, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस बढ़ाई जाएगी बाद में। एज लिमिट मैक्सिमम पोस्ट हेतु आपके 20 से 30 और 18 से 30 से हैं, वो रखी गई हैं। और एज कब से काउंट होगी नीचे अपन बात करेंगे। तो ये सभी वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। और लेवल 6 की आप पोस्ट देख सकते हो, इसमें भी बी की पोस्ट है यानी ग्रुप बी की है। और ग्रुप बी में मैक्सिमम यहाँ पर आपके सीजीएल में जो आपकी चहेती पोस्ट रहती है मैक्सिमम कैंडिडेट की, वो इंस्पेक्टर रहती है। तो ये आप देख सकते हो CBDT CBIC में इंस्पेक्टर जैसी वैकेंसीज। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की भी है, ऑडिटर की भी है। पे लेवल 5 की यहाँ पर वैकेंसीज 18 से 27 वर्ष इसमें आयु है और सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशन है और मैक्सिमम में क्वालिफिकेशन है वो आपके ग्रेजुएशन रहती है। पे लेवल 4 की इस टाइप से टोटल 34 वैकेंसी पोस्टें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्टें इंक्लूड हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो अब की बार इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज 17,727 बताई है। पिछली बार इनकी टेंटेटिव वैकेंसीज 7500 थी। और पिछली बार कितनी वैकेंसीज बढ़ी तो आपको बता दूं, फाइनली पिछली बार वैकेंसीज हो गई थी 8415 हो गई थी, जो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हो। बाद में आया था रिवाइज 8415।
तो एक तरीके से 1000 के आसपास वैकेंसीज पिछली बार बढ़ी थी, जो कि 7500 का लगभग 12% के आसपास रहता है। तो अब की बार भी इसका लगभग 12% करेंगे तो आपको 1900 से 2000 के आसपास फाइनली वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, 19 से 20,000। ये जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय की बात है, लेकिन फिलहाल ये वैकेंसीज हैं 17,727। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे एज लिमिट का। तो एज यहाँ पर 1 अगस्त 2024 से काउंट हो रही है, पिछली बार भी 1 अगस्त से हुई थी, 2023 से हुई थी। और एज लिमिट में आप देखेंगे तो काफ़ी जो आपको पोस्टें आपको बताई थी ऊपर, उसमें जो 18 से 27 वर्ष वाली पोस्ट हैं, इसमें आपकी आयु 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के मध्य होनी चाहिए। यानी ये वाली आपकी डेट इंक्लूड है, यानी इससे पहले नहीं होनी चाहिए और इसके बाद नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 20 से 30 वर्ष वाली में ये आपके 1 अगस्त 2004 है, 30 वर्ष है, और पहले 2 अगस्त 1994 से आपका जन्म पहले नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार 18 से 30 वाली आप देखेंगे तो 2 अगस्त 1994 और 1 अगस्त 2006 है। 18 से 32 वाले में है 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2006। ये आपके जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, जो 18 से 27 वगैरह है एज लिमिट। लेकिन आयु सीमा में आपको छूट दी जाएगी, अतिरिक्त SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। तो यहाँ पर जो भी आपको OBC वाले कैंडिडेट हैं वो 3 साल अतिरिक्त मान के चलो, जैसे 1997 है तो 3 साल कम कर दो, 1996 एक कम, 95 और 94 एक तरीके से हो जाएगी, 97 से 3 कम किए तो 1994 हो जाएगी। इसी प्रकार आप देखेंगे 2 और कम कर देंगे तो SC ST की हो जाएगी 1992 में, तो वो वाली आपको देखनी है। और यहाँ पर भी 94 है तो 3 आपको कम करेंगे तो 1991 हो जाएगी OBC की। तो इस टाइप से आपको कम करते हुए चलना है OBC SC ST PWBD वाले कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहता है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कैंडिडेट हु विश टू कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी, जो SC ST OBC से अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो SC ST OBC है वो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या होता था, यदि वो SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो नहीं दिखा पाते थे तो उनका कैंडिडेचर है वो कैंसिल न होकर UR में वो काउंट होते थे। अब की बार यहाँ पर ये पिछले कुछ सालों से SSC कर रहा है कि डायरेक्टली उनका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर देंगे। यदि आप SC ST OBC EWS से हो और अपना सर्टिफिकेट नहीं बता पाते तो आप UR में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये सर्टिफिकेट आपके कब तक के होने चाहिए, तो क्रूशियल डेट है SC ST OBC EWS की, जो यहाँ पर लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की 24 जुलाई 2024 से पहले पहले ये सर्टिफिकेट आपके बने हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एपियरिंग वाले कैंडिडेट की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 1 अगस्त 2024 से काउंट हो रही है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी ये डिग्री वगैरह हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एपियरिंग वालों के लिए, द कैंडिडेट हु हैव अपियर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, आवेदन तो कर सकते हो, हाउ एवर दे मस्ट पजेज एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। यानी 1 अगस्त 2024 से पहले आप यहाँ पर पास हो जाने चाहिए। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन केस में आपका फाइनली रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले पहले। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे JSO की जो पोस्ट है उस हेतु आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, यानी ग्रेजुएशन के साथ स्नातक के साथ यहाँ पर आपके 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है और उसमें 60% मार्क्स। आप कहेंगे 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो चलेगा, इसके लिए दूसरी कंडीशन है कि बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएशन है वो स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में यदि आपकी ग्रेजुएशन है तो चल जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स में यदि आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, अदर आपके सब्जेक्ट में स्नातक है, तो आपके 12th के साथ में मैथ होना ज़रूरी है, उसमें 60% JSO के लिए। बाकी यहाँ पर स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये स्टेटिस्टिक्स आपके एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है तीनों साल में, ठीक है। नेक्स्ट अपना बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC। तो NHRC में रिसर्च असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री यानी स्नातक। उसके साथ साथ यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। तो आप कहेंगे ये इसका क्यों दिया, फिर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो चलेगा। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि काफ़ी बार जो पोस्टिंग की जाती है ना वो इस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी अच्छी योग्यता है तो आपको अच्छे पोस्ट पर पोस्टिंग मिल जाएगी। बाकी कैंडिडेट को है वो दूसरे इसी डिपार्टमेंट में दूसरे पोस्ट पर पोस्टिंग मिलेगी, उनकी ज्वाइनिंग होगी।
तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के आधार पर होता है, बाकी है नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिज़ायरेबल आप देख सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट NHRC में मिनिमम 1 ईयर आपका रिसर्च होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। उसके बाद लॉ में आपकी डिग्री है, ह्यूमन राइट में है, तो अच्छी बात है। ऑल अदर पोस्ट, अब ये ऊपर तो विशेष पोस्ट थी जिस हेतु अलग से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्नातक के साथ चाहिए थी, लेकिन अदर जितनी भी इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट हैं, मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो सभी में स्नातक। तो CGL का मतलब कॉम्बाइंड आपकी ग्रेजुएट लेवल है, तो ग्रेजुएट यहाँ पर ग्रेजुएशन स्नातक आपका होना ज़रूरी है। और फिर मैंने आपको एपरिंग वाला बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आवेदन, पिछली बार आपने आवेदन किया था ssc.nic.in वेबसाइट पर, अब की बार आवेदन होगा ssc.gov.in। यहाँ पर नया पोर्टल है SSC का, इस पर आपका आवेदन होगा। ध्यान रखना, इस पोर्टल पर यदि आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है नई वाली वेबसाइट पर, पिछली वेबसाइट पर OTR कर रखा है वो अलग बात है, नई वेबसाइट पर आपको यदि आपने कोई फॉर्म डाला है इससे पहले CHSL वगैरह का, तो नई वेबसाइट पर आपने OTR कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं तो आपको शुरुआत से OTR करना पड़ेगा, फिर आवेदन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद आवेदन होगा। अब की बार और एक बदलाव किया गया है जो आप देख रहे हो नई वेबसाइट पर, कि आपका जो फोटोग्राफ है ना वो पहले का फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। पिछली बार आपने जितने भी आवेदन किए हैं ओल्ड वेबसाइट पर, आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो कैप्चर कराते और उसके बाद वो अपलोड करते। अब की बार आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, अपलोड होगा डायरेक्टली वेब कैम से, स्मार्टफोन से कर रहे तो आपके मोबाइल के फ़ोन के कैमरे से आप जो फॉर्म भर रहे होंगे ना उस समय आपको ऑप्शन मिलेगा कैप्चर द फोटोग्राफ, और वहाँ से आप डायरेक्टली अपना फोटोग्राफ है वो कैद करेंगे अपने वेब कैम या फिर मोबाइल के कैम में, और वो डायरेक्टली आपके एक वहाँ पर रहेगा रेड बॉक्स में, उसमें आपका पूरा फोटोग्राफ जो पासपोर्ट आकार का आना चाहिए। उस केस में भी यहाँ पर कुछ इन्होंने सावधानियां बताई हैं, इंस्ट्रक्शन बताए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। पहले का फोटो प्री एग्जाइटिंग फोटो यहाँ पर नहीं चलेगा, ये बोल्ड आपको लेटर्स में इन्होंने बताया है। और कैमरा आपके शो हो जाएगा आपको किस प्रकार, फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि प्लेन हो बिल्कुल, आप दीवार का ऐसा कोई बैकग्राउंड एक कलर का मैच आपके ड्रेस से यूनिफॉर्म से मैच भी ना करें। फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, अच्छी आपकी रोशनी आनी चाहिए। एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, कैमरा ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर हो आपका मोबाइल या फिर बहुत नीचे हो, तो आई लेवल का अपने सीध में एकदम हॉरिजेंटली होना चाहिए कैमरा। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल और पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, आपको सीधा देखना कैमरे की तरफ और फोटो कैप्चर करना है। इंश्योर दैट हिज फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया डेलिनेटेड बाय द कैमरा, और कैमरा जब आप ओपन करेंगे उस समय जब आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा तो आपको एक रेड एरिया मिलेगा आयताकार, उसमें ही वो फोटो आ जाना चाहिए। दैट इन नाइदर टू क्लोज, न तो नज़दीक और न दूर, तो ये यहाँ पर फोटोग्राफ का ध्यान रखना है। और जब आप ये कैप्चर करा रहे होंगे फ़ोटो तो आपको कोई कैप नहीं पहननी है, मास्क नहीं पहनना है, ग्लास या आपकी चश्मा वगैरह है वो आपके नहीं होने चाहिए। तो पहले का फ़ोटो यहाँ पर नहीं चलेगा। यदि प्री एग्जाइटिंग फ़ोटो आप आगे लाते हो कैमरे के सामने और कैप्चर करते तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, अब की बार थोड़ा विड्थ और ये लेंथ में बदलाव, हाइट में बदलाव किया है सिग्नेचर का। तो आप तुलना करेंगे, पिछली बार सिग्नेचर जब आप अपलोड कर रहे थे उस समय उसका जो इमेज का डायमेंशन था वो 4/2 का था, 4 आपकी चौड़ाई, 2 हाइट थी। अब की बार जो सिग्नेचर का इमेज का डायमेंशन इन्होंने बिल्कुल अलग 6/2 का कर दिया है, यानी 6 तो उसकी चौड़ाई और 2 ऊंचाई, इस प्रकार का आपका सिग्नेचर रहने वाला है। तो ये बदलाव हुआ है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशंस विथ इन अप्रोप्राइट फोटोग्राफ, आपने CHSL वगैरह में देखा कि दोबारा मौका दिया जा रहा है जिनके फोटोग्राफ या सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब की बार लाइव आपने देखा था CHSL वगैरह में लाइव फोटो वगैरह कैप्चर की गई थी। तो जो बदरी आपका सिग्नेचर होगा या फिर लघु हस्ताक्षर होगा, बिल्कुल लघु, एक लेटर का आपने लिख दिया, आपका नाम लक्ष्मण था आपने बिल्कुल ल लिख दिया, आपका नाम कमल था आपने क लिख के सिग्नेचर कर दिया, तो ये काम नहीं चलेगा। ये मिनिएचर सिग्नेचर नॉट मीटिंग द अबव रिक्रूटमेंट विल बी रिजेक्ट समरीली। बाकी आवेदन करने की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2024 रात्रि 11 बजे। 12 बजे के भरोसे मत रह जाना, यहाँ पर 11 बजे इनकी लास्ट डेट है। और आप लास्ट डेट के इंतजार में आई थिंक जो तैयारी कर रहे हैं वो रहेंगे नहीं, आने वाले 3 से 4 दिन के बाद वो आवेदन कर देते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं किस टाइप से आवेदन करना है। ऐसा नहीं हड़बड़ाहट में पहले ही दिन कर दो और फिर पता चले कि ये मिस्टेक हो गई, फिर 200 रुपये आपको एडिट फॉर्म करेक्शन में दिए जाएंगे। और बाकी आपके आवेदन शुल्क तो 100 रुपये हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है।
और यदि आपका आवेदन में कोई भी मिस्टेक होती है 24 जुलाई जो लास्ट डेट है, उस केस में यहाँ पर 10 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 तक आप उसमें संशोधन करा सकते हो। उसमें भी आपको एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पर देखेंगे तो 200 रुपये आपको लगेगा चार्ज। यदि एक बार आप कोई भी करेक्शन कराते हो, आपको लगता है कि करेक्शन कराने के बाद आपकी कोई मिस्टेक रह गई है, दोबारा आप करेक्शन कराने जाएंगे तो 500 रुपये केवल 2 बार ही यहाँ पर करा सकते हो। फिर एसएससी आपको पता है रीजन वाइज सेंटर देती है, आप किस रीजन से आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका स्टेट किस रीजन में, ये पूरी पीडीएफ में देख लेना। अब स्कीम ऑफ एग्ज़ाम को मैंने पूरी तुलना की 2023 के साथ में, तो कोई भी बदलाव मेरे को देखने को नहीं मिला है कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम 2023 और 24 का सेम है। टीयर 1 टीयर 2 दो एग्ज़ाम है, वही सेक्शन मॉड्यूल वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका टीयर 1 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका रीजनिंग, जीके, क्वांटिटी मैथ्स और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट के और 50 मार्क्स का है। 1 घंटे का समय है, कहने का मतलब 100 क्वेश्चंस और महज 60 मिनट का समय। तो कितना आपके ये टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कितनी प्रैक्टिस मांगता है वही तय करता है आपका सीजीएल में सिलेक्शन। और इसमें आप नेगेटिव देखेंगे तो 0.50 मार्क्स, जैसे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 0.50 का मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके बाद आपका टीयर 2 एग्जाम होगा। टीयर 1 के बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 2 हेतु। टीयर 2 में यहाँ पर आप देखेंगे टीयर 2 पेपर 1 और नीचे आपको देखने को मिलेगा पेपर 2। जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उनके लिए पेपर 2 होगा, बाकी सभी के लिए पेपर 1 है मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए। पेपर 1 में भी आप देखेंगे 2 सेशन 1 जो कि 2 घंटा 15 मिनट का, नेक्स्ट आपका सेशन 2 जो 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, यानी 1 डाटा एंट्री टास्क होगा, यानी आपके टाइपिंग वगैरह। तो सेशन 1 की बात करें तो इसमें अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में मॉड्यूल है, उसके बाद सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेशन 1। आपको पता होगा सेशन 1 में सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 में आपके मैथ्स है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। और इन दोनों हेतु सेक्शन प्रत्येक सेक्शन का आपको 1 घंटा का समय मिल रहा है। यहाँ पर 60 क्वेश्चन हैं, 30 रीजनिंग के, 30 मैथ के हैं और 60 सवाल 60 मिनट का समय। एक सवाल 3 मार्क्स का है तो 180 मार्क्स के हो जाएंगे। उसके बाद आप सेक्शन 2 देखेंगे, सेशन 1 का सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में भी आपको 1 घंटे का समय। अब जैसे ही 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग दोनों में से आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उस सेक्शन 1 के बाद आपके सेक्शन 2 के सवाल खुलेंगे तो 1 घंटे के यहाँ पर भी आपको समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल है 70 और 60 मिनट का समय सेक्शन 2 में। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन, जीके में आपके 25 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है तो 210 मार्क्स का ये हो गया। इस प्रकार आप पेपर 1 का सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 मैंने कहा दोनों में 2 घंटे 15 मिनट का, 1 घंटा तो ये हो गया, 15 मिनट ये हो गया। तो एक तरीके से सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। ये आपका सेक्शन 3 जो मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 का और मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का, दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ जाती है, तो हायर कट ऑफ भी कुछ पोस्ट हेतु कंप्यूटर की जाती है। ध्यान रखना, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ता है, नहीं तो आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, जहाँ से अलग से कट ऑफ तय की जाती है। जो इसमें बताया गया नोटिफिकेशन में कौन सी पोस्टें हैं वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर में 20 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 15 मिनट का समय है। तो ये तीसरा मॉड्यूल आपके लिए सेक्शन खुलेगा जब 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब सेशन 2 जो आपको कुछ समय मिल जाएगा, जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट होता है, सेशन 1 में ये 3 सेक्शन आ जाएंगे, कुछ आपको समय दिया जाएगा, उसी दिन आपको उसी जगह पर टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाएगा जो टीयर 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। और यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट में लगभग 27 मिनट पर 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो चाहिए रहती है, जो इसमें बताया गया है कितने की डिप्रेशन है। उसके बाद पेपर 2 है वो स्टेटिस्टिक्स वालों के लिए अलग से है, सभी के लिए ये अनिवार्य नहीं है, जो अलग पोस्ट है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 200 मार्क्स के इनके ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो पोस्ट हैं उन हेतु आपका पेपर 1 ही रहता है। टीयर 2 इंक्लूड पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट शिफ्ट सेपरेट डे। तो पेपर 2 अलग दिन होगा और पेपर 1 अलग दिन होगा। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 अनिवार्य है, लेकिन पेपर 2 जो अभी स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही थी 100 क्वेश्चन की 200 मार्क्स की, वो केवल जेएसओ हेतु है, जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है। और पेपर 1 में आपने ये सभी मॉड्यूल देख लिए हैं।
यहाँ पर एक पॉइंट है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के जितने भी सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सभी को क्वालिफाइंग करने हैं। तो उनके लिए अलग परसेंटेज कितने आपके मार्क्स होने चाहिए वो नीचे बताए गए हैं। और बाकी आपको बता दूं, मॉड्यूल 1 आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 यानी कंप्यूटर की बात हो रही है, वो आपकी मैंडेटरी है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का ध्यान रखना। कंप्यूटर में भी अलग से कट ऑफ जाती है। हाउएवर वाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रेस्क्राइब्ड, आप देखेंगे यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS, MEA एंड AFHQ, इसके अतिरिक्त असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेंट ऑफिसर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये वाली पोस्ट हो गई। उसके बाद आप देखेंगे असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर CGST और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जितने भी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं और ये सभी आप पोस्ट देख सकते हो। इसमें कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ जाती है, तो वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर मॉड्यूल 2 था आपका, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 क्या था, टाइपिंग वाला था, टेस्ट था, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट थी। इसमें 15 मिनट का समय रहेगा। 2000 आपको की डिप्रेशन करने हैं। 2000 की डिप्रेशन का मतलब लगभग 5 की डिप्रेशन में एक वर्ड मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 400 वर्ड 15 मिनट में करना है, तो लगभग 26.66 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आनी चाहिए इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी इनका अलग से इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं। और टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग यहाँ पर ज़रूरी है, ध्यान रखना। और ये क्वालिफाइंग नेचर्स के फाइनल में ऐड नहीं होंगे मार्क्स, लेकिन इसमें भी काफ़ी बार देखा जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी किस में आपको पद आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अब बाकी आप पूरा सिलेबस देख पाएंगे यहाँ पर, इंडिकेटिव सिलेबस जो पिछले का सेम दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस आज आप रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो। उसके बाद जीके का जो टिपिकल वही सेम सिलेबस एसएससी का रहता है। आपकी बार वेंडर चेंज हुआ तो किस टाइप से वो सवाल देते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा CHSL वगैरह में। और बाकी यहाँ पर Tier 2 का भी ये सिलेबस है, लगभग सेम ही है, अलग अलग आप देख सकते हो पूरा Tier 2 का सिलेबस। इसमें आपकी Tier 2 में कंप्यूटर वगैरह का सिलेबस है, वो आप कंप्यूटर बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेट, ईमेल, मार्केट, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बाकी स्टेटिस्टिक्स का यहाँ पर पूरा सेम सिलेबस जो पिछला है वही दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हाईलाइट कर रखे हैं इन्होंने वो देखते हैं। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट से पहले आपको प्रेफरेंस है वो सेलेक्ट है, चॉइस कराई जाएगी। और यदि कोई नहीं करता है चॉइस, उस केस में उसका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा डायरेक्टली, कोई भी पोस्ट उन्हें नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिस हेतु आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जहाँ पर आपकी रनिंग तो नहीं होगी, वॉकिंग होगी, साइकिलिंग पर आपका रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो इंस्पेक्टर वाली जितनी भी आप वैकेंसीज देख रहे हो ना, इसमें आपकी फिजिकल कितनी हाइट वगैरह है वो मांगी गई है, ध्यान रखना। ये आप वरीयता देते हो पहले स्थान पर और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, जो वॉकिंग और साइकिलिंग है या फिर हाइट वगैरह मैच नहीं करती, उस केस में बाकी आपकी जो अदर वरीयता पर दे रखी 2 नंबर 3 नंबर पर, वो आपको पोस्टें नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना है, यदि ये प्रथम वरीयता पर आप देते हो पोस्टें, उस केस में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए क्या फिजिकल है वो देख लेते हैं। इस हेतु मेरे को ये एनेक्सर 16 में जाना पड़ेगा। तो ये एनेक्सर 16 देखेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं, जैसे कि जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर, एग्जामिनर इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, और इसके अतिरिक्त इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन CBN यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपके इंस्पेक्टर हो गया और SI हो गई। इन पोस्ट के लिए आपका फिजिकल चाहिए। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5, चेस्ट यहाँ पर 81 सेंटीमीटर, फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन और 5 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पर फुली हुई 81 सेंटीमीटर टोटल होनी चाहिए। और बाकी इन स्टेट को यहाँ पर एक तरीके जातियों को हाइट में छूट दी गई है। फिजिकल टेस्ट, अब देखिए केवल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मापतोल नहीं होगा, इस पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट में वॉकिंग रहेगी। 1600 मीटर की आपको चलना है 15 मिनट में, बिल्कुल इजीली आप चल पाएंगे। वैसे आपके देखते हो आर्मी वगैरह हो गया, दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर की 600 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद साइकिलिंग, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपकी साइकिलिंग हो जानी चाहिए। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CBN वाली जो SI की पोस्ट है, इसमें साइकिलिंग अनिवार्य नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। बाकी 8 किलोमीटर 30 मिनट में इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए साइकिलिंग और वॉकिंग आपने देखी। फीमेल कैंडिडेट की इन सभी उपरोक्त पोस्ट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, 48 सेंटीमीटर का वेट होना चाहिए। फिजिकल में फीमेल की वॉकिंग रहेगी, चलना 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर
पीडब्ल्यूबी जो आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ अलग अलग पोस्ट है, जैसे ओएल के लिए वॉकिंग नहीं रहेगी, साइकिलिंग नहीं रहेगी, ओएल के लिए। हाइट नेक्स्ट यहाँ पर यदि आप पोस्ट देते हो फिजिकल स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई में आपके एसआई के पोस्ट में फिजिकल में हाइट 165 है, मैन के लिए, वुमेन के लिए 150 है, चेस्ट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर फूलाव के साथ में। विजन आपके ग्लास और बिना ग्लास के 6/6, एक आंख दूसरी 6/9 भी चलेगी, ये विजन है। और नेक्स्ट आपका फिजिकल देखेंगे तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एसआई जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एसआई की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल में हाइट 170, ध्यान रखना हाईएस्ट हाइट है इसमें। वुमेन की 150 है, चेस्ट यहाँ पर 76 है, विजन वही बिना ग्लास या ग्लास के 6/6, 6/9 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है एसआई पोस्ट और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हाइट 165, वुमेन के लिए 152 है। यहाँ पर हाइट और चेस्ट 76 विजन है, बाकी इसमें कोई फिजिकल आपका रनिंग वगैरह कुछ भी वॉकिंग नहीं है। तो ये आपने फिजिकल देखा। बाकी मैं कह रहा था सेक्शन वाइज इसमें अलग से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका था मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में आपका जीके और इंग्लिश था, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 में आपका था कंप्यूटर। ये आपके पेपर 1 के थे। और टीयर 2 इनमें टीयर 2 एग्जाम्स की ये सभी, और पेपर 2 था जो टीयर 2 का, इसमें आपको सेक्शन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। टीयर 1 में आपको क्या लाने हैं, टीयर 1 में सभी सब्जेक्ट आ गए, उस सभी में 30% जरूरी, इससे बहुत ज़्यादा रहती है कट ऑफ। ओबीसी में 25 है, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है, SC ST के लिए। बाकी आप सेक्शन वाइज देखेंगे टीयर 2 में सेक्शन 1 यानी मैथ रीजनिंग दोनों का मिलाकर आपका 30% यूआर में, ओबीसी के लिए 25 है, SC ST के लिए 20 है। सेक्शन 2 में जीके और इंग्लिश दोनों का मिलाकर आपके 30-25 वो वाले मार्क्स अनिवार्य हैं, जो मैक्सिमम कैंडिडेट के ये आते हैं तभी उनका काम बनता है। उसके बाद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हो उसमें एरर यूआर के लिए 20% एरर अलाउ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यहाँ पर एरर अलाउ है, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30%। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। बाकी आपको पता है फाइनल जो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर 2 के मार्क्स के आधार पर, उसमें भी सेक्शन 1 और 2 से मार्क्स देखे जाते हैं, और सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर है, टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेस्ट ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 सेक्शन 2, यानी मैथ्स पेपर 2 की पेपर 1 की बात हो रही है, टीयर 2 एग्जाम्स की, दोनों ही सेक्शन मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके। टीयर 2 एग्जाम्स के कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3। आपके पहले देखेंगे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, तभी आपका सेक्शन 3 यहाँ पर चेक किया जाएगा पेपर। सेक्शन 3 में आपका आ जाएगा कंप्यूटर वाला पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जाम, और डेस्ट चेक किया जाएगा सेक्शन 3 में आपका टाइपिंग भी। द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइंग इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आप क्वालिफाइंग नहीं होते हो तो सेक्शन 3 वगैरह क्यों चेक करेंगे। बाकी आपको पता है सेक्शन 3 में आपका पेपर 1 के सेक्शन 3 में आप देखेंगे तो कंप्यूटर टेस्ट और डेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर्स के, लेकिन इनकी अलग से कट ऑफ जाएगी कुछ पोस्ट के लिए जो इस वीडियो में बात की है। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम ए वेबसाइट कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। से पहले आपको ऑप्शन ले लिए जाएंगे किस पोस्ट को आप कहाँ पर वैधता देते हो, और जो नहीं देता उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन भी पोस्ट का आपका फिजिकल था वो फाइनल सिलेक्शन के बाद वो डिपार्टमेंट देगा उनका फिजिकल, और कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो दोबारा किसी भी पोस्ट के लिए वो नहीं उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि जो नीचे की वरीयता है वो मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और टीयर 2 एग्जाम्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तय होगी। अब जो हाईलाइट चीज़ें कर रखी इन्होंने, किन बातों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशंस विथ इनएप्रोप्राइट फोटोग्राफ और बलरी मिनिएचर सिग्नेचर, आप लघु हस्ताक्षर करते हो, बलरी हस्ताक्षर है, फोटोग्राफ सही नहीं है, जो रेड वाला रेक्टेंगुलर आपको बॉक्स दे रखा था उसमें आपका नहीं है, एकदम स्ट्रेट आई के सामना कैमरा करके, तो उस केस में आपका रिजेक्ट हो सकता है बाद में और आपको मौका भी मिल सकता है। और बाकी आपको पहले का फोटोग्राफ नहीं चलेगा, लाइव फोटो विदाउट कैप और ग्लास के आपका कैप्चर किया जाएगा, जिसके बारे में आपको बात कर रखी है। और इमेज भी 10 से 20 KB के मध्य, 6 आपकी चौड़ाई 2 ऊंचाई के साथ में होनी चाहिए। और फोटो आईडी आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो उस केस में आपके आधार कार्ड या ई आधार ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उस केस में, उसके साथ में आपको एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। एडमिट कार्ड और आप जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाते हो उसमें डेट ऑफ बर्थ मिचमैच हो जाती है तो कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर बार बार ये बल दे रहे हैं कि आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, पहले का फोटो आपका ले रखा है उसको आपको यूज़ नहीं करना है, और विदाउट कैप और स्पेक्टेकल के आपका फ़ोटो होना चाहिए। और नीचे इन्होंने सभी मोबाइल नंबर दे रखे हैं, और डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट के बाद आपको नीचे बताया गया है कि किस टाइप से आपको आवेदन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अब तक नई वेबसाइट पर नहीं किया है OTR, जो गोविन SSC गोविन की वेबसाइट है, तो आपको दोबारा यहाँ पर OTR की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी अपनी, पासवर्ड होगा क्रिएशन, एडिशनल डिटेल आपकी चाहिए, डिक्लेरेशन वगैरह ये कराएंगे। तो ये पहले OTR हो जाएगा, उसके बाद OTR के बाद यहाँ पर आप नीचे अपना फॉर्म भरेंगे, लाइव फ़ोटो वगैरह यहीं पर आपका कैप्चर होगा, जिसमें OTR की डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। उसके बाद ये पूरे प्रक्रिया रहेगी, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू फॉर्म, सबमिट फॉर्म, और इसके साथ आपका पूरा फॉर्म बाद में सबमिट हो जाएगा। और आपसे 3 एग्ज़ाम सेंटर की वरीयता यहाँ पर भराई जाएगी। फोटोग्राफ में आप देखेंगे कैप्चर योर फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ की कंडीशन आपको बता रहे कि और कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करके आप अपनी सेल्फी फोटो यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज SSC का ऐप है, वहाँ से भी आप अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं 6/2। और दोबारा लास्ट में आप अपना फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे, आपका फॉर्म पूरा सही है, नहीं तो एडिट करके दोबारा जो भी आपको लगता है कि ये जानकारी आपने सही नहीं भरी, तो उसको एडिट करके आप फाइनली यहाँ पर सबमिट करके अपना फॉर्म है वो भर पाएंगे और फ़ी पेमेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा पूरा ये भर्ती प्रक्रिया SSC CGL 2024 की, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और यहाँ पर आप पूरा ये शेड्यूल देख सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बताना। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, अभी भी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर मिल रहा है, TTG के कूपन कोड यूज़ करके आज ज्वाइन कर सकते हो। डेमो वीडियो कैसे आपको ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।